दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इल्तुतमिश का निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। पहला है इल्तुतमिश का सामान्य परिचय देखेंगे। फिर हम इल्तुतमिश के समक्ष चुनौतियां और उसके द्वारा राज्य विस्तार किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास, विशेषकर इक्तेदारी व्यवस्था के संदर्भ में, और अंत में हम इल्तुतमिश की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, सूबेदार था। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह था, जिसको इल्तुतमिश ने जूद की लड़ाई में पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अब हम आते हैं इल्तुतमिश के समक्ष चुनौतियों के बारे में। इल्तुतमिश की गद्दी प्राप्ति के साथ उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसका प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार तैयार करना था। सल्तनत की स्थापना के संदर्भ में मुख्य चुनौती राज्य क्षेत्र का विस्तार, यल्दौज और कुबाचा की दावेदारी को ख़त्म करना। यल्दौज और कुबाचा की समस्या जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही चली आ रही थी, क्योंकि वो भी अपने आप को दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी होने का दावा करते थे। यल्दौज गजनी पर और कुबाचा सिंध पर शासन कर रहे थे। इसके अलावा मंगोल हमले से दिल्ली की सुरक्षा करना, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। ऐबक के समय विजित क्षेत्रों में प्रशासन की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी थी। इसे संगठित करने के लिए प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार देने की ज़रूरत थी, जो कम समय के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय संभव नहीं हो सकी। ऐबक की मृत्यु उपरांत दिल्ली और आसपास के दोआब का क्षेत्र को छोड़कर ज़्यादातर हिस्सों में, जैसे कालिंजर, ग्वालियर, पूर्वी राजस्थान, बंगाल आदि राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। इल्तुतमिश ने इन सभी समस्याओं का व्यवहारिक निराकरण ढूंढा। इल्तुतमिश ने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में यल्दौज को पराजित किया तथा कुबाचा की दावेदारी को भी समाप्त करते हुए उसे मुल्तान तथा उच्च से उखाड़ फेंका और दिल्ली की पश्चिमोत्तर सीमा सिंधु नदी को बनाया। इल्तुतमिश ने पूर्वी पंजाब को शामिल करने और पश्चिमी पंजाब में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। पश्चिम से निश्चिंत होने के पश्चात इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार पर ध्यान दिया और 1226-27 में इवाज की चुनौती को समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने ग्वालियर, बयाना, अजमेर, नागौर, रणथंभौर, जालोर पर भी अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित किया। 1226 ईस्वी में उसने रणथंभौर को जीता, 1227 में नागौर को जीता, 1231-32 में ग्वालियर के शासक मंगलदेव को पराजित करके यहाँ कब्जा किया। 1234 ईस्वी में उसने मालवा को जीता और भिलसा को लूटा। माना जाता है कि उसने उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर लाया था। 1235 में बमियान का अभियान उसका अंतिम अभियान था।
और 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ की नीति के कारण दिल्ली को मंगोल खतरे से भी सुरक्षित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जलालुद्दीन मंगबरनी को चंगेज खां के खिलाफ राजनीतिक संरक्षण देने से मना कर दिया। इल्तुतमिश ने उत्तरी भारत में पंजाब से लेकर बंगाल तक अपने शासन क्षेत्र का विस्तार किया। हालांकि राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र इसके सल्तनत में शामिल नहीं था। इसके बाद इल्तुतमिश ने सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रशासन पर भी यथोचित ध्यान दिया। इल्तुतमिश ने नवविजित भारतीय क्षेत्रों को एक सुसंगठित प्रशासनिक ढांचे का आधार दिया। उसने मोहम्मद गोरी के दासों में से 40 महत्वपूर्ण दासों को चुनकर तुर्क-ए-चहलगनी का गठन किया और फिर उन दासों को उसने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। परंतु यहाँ भी इल्तुतमिश ने रोक और संतुलन की नीति अपनाई। उसने तुर्कों के साथ ताजिकों को भी महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली, सैन्य प्रणाली और मुद्रा प्रणाली को संगठित किया। इक्तेदारी व्यवस्था का संचालन जो है इल्तुतमिश ने इक्तेदारी का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। जहाँ तक इक्तेदारी व्यवस्था की बात है तो हम कह सकते हैं कि इक्तेदारी तुर्की शासन प्रणाली की एक नौकरशाही व्यवस्था थी। इसमें नगद वेतन न देकर अधिकारियों को क्षेत्र का आवंटन कर दिया जाता था और ये अपने क्षेत्रीय प्राधिकार में प्रशासन की व्यवस्था का संचालन करते थे। अमीरों को अपने क्षेत्र में प्रशासन के संचालन और राजस्व वसूली के साथ साथ व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। इस राजस्व से उनको अपना वेतन, सैनिकों का वेतन तथा प्रशासनिक व्यय निकालकर शेष राशि को केंद्रीय कोष में जमा करना पड़ता था। इक्तेदारों की नियुक्ति स्थायी न होकर अस्थायी थी, अर्थात इनका स्थानांतरण सामान्यतः 2 या 3 साल पर कर दिया जाता था। इससे इक्तेदार स्थानीय जनता के साथ नहीं जुड़ पाते थे भावनात्मक रूप से। संभवतः ऐसा इसलिए किया जाता था कि इक्तेदारी व्यवस्था को वंशानुगत कर देने पर स्थानीय जनता इन्हें ही अपना शासक समझने लगती और इक्तेदार अपने आधार को विस्तृत कर सत्ता के लिए चुनौती बन सकते थे। वेतन देने का भी संभवतः यही कारण था कि यह पद वंशानुगत न हो। इक्तेदारी व्यवस्था सामंतवाद से अलग थी, क्योंकि सामंतवाद वंशानुगत परंपरा का समर्थन करता था तथा सेना की नियुक्ति वेतन सामंत पर ही निर्भर करता था और प्राय सामंत केंद्र को नजराना के अलावा किसी तरह का राजस्व कोष में नहीं भेजते थे। इक्तेदारी व्यवस्था का फायदा क्या हुआ? इक्तेदारी व्यवस्था के कारण प्रशासनिक एकरूपता और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को बल मिला, क्योंकि इससे पूरे साम्राज्य में एक विधि व्यवस्था की स्थापना संभव हो सकी। राजस्व की वसूली और उसका केंद्रीय कोष तक स्थानांतरण सुनिश्चित हो सका। इसके अलावा सुल्तान को एक बड़ी सेना भी रखना सुलभ हो गया, जिसके माध्यम से साम्राज्य का केंद्रीकरण संभव हो सका, जो लगभग 500 वर्षों से भारत में विलुप्त था। इल्तुतमिश ने राजस्व आपूर्ति बनाए रखने के लिए इक्तेदारी के माध्यम से वित्त प्राप्त किया तथा दोआब के आर्थिक महत्व को समझते हुए वहां 2000 इक्तेदारों की नियुक्ति भी की। इल्तुतमिश ने मौद्रिक व्यवस्था का संचालन कर व्यापारिक व्यवस्था को अनुकूलता प्रदान की, जिससे राज्य को वित्तीय आधार मिला। मौद्रिक व्यवस्था के संदर्भ में
इसने टंका और जीतल नामक 2 नए सिक्कों का प्रचलन भी किया। टंका तो चांदी का था और जीतल तांबे का। तो हम कह सकते हैं कि उसने मुद्रा में सुधार किया और वह प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा के मानकीकरण के परिणाम स्वरूप वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इस तरह उसने सैन्य ढांचे को भी संगठित किया। धर्म की भूमिका की जहाँ तक बात है तो इल्तुतमिश को सामाजिक और औपचारिक स्वीकृति 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से मिले मंसूर व खिलाफत से प्राप्त हुई। इसके कारण दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक दुनिया में पहचान व प्रामाणिकता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने धर्म और राजनीति के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया। एक तरफ उलेमा वर्ग को विशेषाधिकार के रूप में मिल्क, इनाम, पेंशन, इदरात, वक्फ दिया, तो दूसरी तरफ राजनीति में उनके सलाह मशवरे को भी जगह दी गई। और उलेमा वर्ग की नियुक्ति संबंधी विशेषाधिकार को उन्होंने बनाए रखा, जिससे उन पर वो अपना प्रभाव जमा सका और इससे धर्मनिरपेक्ष राजनीति का विकास संभव हो सका और उलेमा का एक वर्ग ने इनका समर्थन भी किया। इल्तुतमिश ने सांस्कृतिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए बाहर के देशों से विद्वान उलेमा वर्ग को दिल्ली में जगह दी। उपयुक्त उपलब्धियों को देखते हुए इल्तुतमिश को प्राय सभी इतिहासकारों ने एक मत से सल्तनत का वास्तविक संस्थापक स्वीकार किया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। प्रसिद्ध इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी भी कहते हैं कि भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है। इस तरह हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का संगठन करता था। वह पहला वैधानिक सुल्तान भी था क्योंकि उसने बगदाद के खलीफा से शासन करने की सनद प्राप्त की। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से उनकी उपलब्धियों की समीक्षा मूल्यांकन करने पर इल्तुतमिश की अनेक सीमाएं भी देखने को मिलती है। उसकी उपलब्धियों की सीमाएं भी देखने को मिलती है। इल्तुतमिश का प्रशासनिक सुधार एक तदर्थ प्रबंधन सिद्ध हुआ। तुर्क ए चहलगनी एक निहित स्वार्थ के रूप में विकसित हो गया और अंत में उसने राजतंत्र की संस्था को ही कमज़ोर कर दिया। इल्तुतमिश का कोई भी उत्तराधिकारी अपने पद पर लंबे समय तक नहीं बना रह सका। वे सभी चहलगनी के हाथों कठपुतली बन गए। दूसरी जो एक कमी थी इल्तुतमिश की, वो थी कि इल्तुतमिश ने राज्य को एक शक्तिशाली सैन्य तंत्र का आधार नहीं दे सका और अंत में उसने क्या किया कि मुस्लिम कुलीन वर्ग को भूमि से जोड़कर कुलीन वर्ग की महत्वाकांक्षा को जागृत कर दिया। फिर भी उपरोक्त सीमाओं के बावजूद इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी और प्रकारांतर से इल्तुतमिश ने बलबन के कठोर शासन तथा अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी आकांक्षा का आधार निर्मित किया। हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के कार्य और उपलब्धियों का मूल्यांकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इल्तुतमिश न केवल एक पराक्रमी योद्धा, कुशल रणनीतिकार और संस्थाओं का निर्माता था, बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी प्रगतिशील था। तो ये था इल्तुतमिश। अगले वीडियो में हम
बलबन के बारे में अध्ययन करेंगे।